कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र, बातें जहां होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ, और आज करेंगे हम महाराष्ट्र की बात। कल शपथ ग्रहण होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस को आज बीजेपी के विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। मीडिया के सामने वो शिंदे साहब, अजीत पवार साहब आ गए। बड़ा हैप्पी फैमिली एटमॉस्फेयर दिख रहा था, लेकिन सिर्फ दिख ही रहा था, क्योंकि शिंदे साहब ने अभी तक क्लियर नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला मैं शाम को बताऊंगा डिप्टी सीएम बनूंगा कि नहीं बनूंगा। 2-3 बार सवाल हो रहा, भैया रुक जाओ, शाम को बताऊंगा, हमारी मीटिंग होगी उसके बाद बताऊंगा। तो इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? अभी भी अगर दोपहर में कह रहे हैं शाम को बताऊंगा, तो आप इतने दिन क्या कर रहे थे? काहे की बैठ के, काहे आप इतना सब तामझाम चल रहा था? और फिर कल फडणवीस साहब गए उनके पास मिलने के लिए। आज उन्होंने कहा कि मैंने इनसे अनुरोध किया है कि सरकार में शामिल हो। इतने सबके बाद भी आप, जब 24 घंटे लगभग बाकी हैं शपथ ग्रहण में, तब भी आप जो है कुछ स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं अपना। इसका क्या मतलब है? अब शिंदे साहब के दिमाग में कुछ तो पक रहा है, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन अजीत पवार साहब बड़े आज मजे में थे। उन्होंने कहा कि ये बने ना बने, मैं तो ले रहा हूं शपथ, ये क्लियर है बिल्कुल। बहुत जोरदार ठहाका लगा। तो आज हंसी मजाक भी चल रहा है, लेकिन हंसी मजाक के पीछे अभी ऐसा लग नहीं रहा कि टेंशन पूरी तरीके से दूर हो गई। इसलिए आपको ये प्रोग्राम आज जरूर देखना चाहिए कि क्या पक रहा है। और कल जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें कोई रंग में भंग डालने की कोशिश भी कर सकते हैं क्या एकनाथ शिंदे? मैं तो सीधे कह रहा हूं, क्योंकि आज उन्होंने क्लियर अभी तक कुछ किया नहीं है। अब उनको क्या चाहिए? मुख्यमंत्री तो बनने जा रहे हैं फडणवीस जी, भाई बिल्कुल तय हो गया, दूल्हा वो हैं। अब आपको उसमें शहरवाला बनना है कि नहीं बनना, आपको इतना ही तय करना था, आप नहीं कर पाए। अब वो कौन सा मंत्रालय मिलेगा, आज मीटिंग करेंगे शाम को कि मंत्रालय कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। फिर वो लिस्टें जाएंगी, फिर वो अप्रूव होंगी, फिर वो लोग उनमें से कल कोई शपथ लेंगे। ये सारे काम कम से कम बीजेपी के सिस्टम में ऐसे नहीं होते देखे हमने। सब कुछ व्यवस्थित होता है, तय होता है बिल्कुल। मतलब ये तो कभी नहीं देखा कि कल शपथ ग्रहण है और आज आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो इस सब की बातें आप आज होंगी, और आपको एक्चुअल क्या है, क्या कहानी पीछे की, वो आपको आज पता चलेगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब आ गए स्टूडियो में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, बहुत स्वागत आपका। और शांतनु गुप्ता जी मेरे दोस्त और लगभग सह होस्ट मेरे प्रोग्राम में हमारे साथ है। और आज से आपके लिए एक नई चीज की भी शुरुआत हम कर रहे हैं। ठीक 6:29 से, ठीक 6:29 से कॉफी पर कुरुक्षेत्र का रैपिड फायर राउंड शुरू होगा, जिसमें हमारे सारे पैनलिस्ट के पास सोचने का बहुत समय नहीं होगा। अब जो मन में है गट फील, वो आपको उसका उत्तर दे देना है। ठीक, अब ये इसकी आप लोग तैयारी कर लीजिए। पर्चा मेरे हाथ में, मैं दिखाऊंगा नहीं। ठीक, ऑलराइट, तो आइए शुरुआत करते हैं। कॉफी पर कुरुक्षेत्र क्या चाह रहे हैं शिंदे साहब? शाम को बताऊंगा। जैसे सर कल के शो में हम लोगों ने कहा था कि अभी भी शिंदे को कुछ उम्मीद है। तो वो उम्मीद इसी संदर्भ में थी कि जो उनकी डिमांड है, शायद बीजेपी का टॉप लीडरशिप उनके उस डिमांड के सामने झुके। और वो जो डिमांड है वो ये है कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वो ये चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनको दे दिया जाए। और बीजेपी के तरफ से इस बाबत कोई भी चर्चा ही नहीं की गई। तो पहली चीज़ ये कि शिंदे ने ऑफिशियली, आप इसे एक तरह से कहें कि वो कम्युनिकेट कर दिया उन्होंने कि हमें गृह मंत्रालय चाहिए। अब उनका आधार ये है कि अगर देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम थे तो देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। अब अगर मैं डिप्टी सीएम हो रहा हूं तो मेरे पास गृह मंत्रालय आए। अब यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है, लेकिन इससे अगर आगे देखें तो उनकी बात से एकदम आपको लगेगा कि ये तो, इसका कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक मतलब तो नहीं है। इस लिहाज से कि बीजेपी के पास जब डिप्टी सीएम था और गृह मंत्रालय था, तब भी बीजेपी के पास नंबर्स बहुत ज्यादा थे। ऐसा नहीं है कि आज शिवसेना शिंदे के पास नंबर्स ज्यादा हैं और तब भी उनको डिप्टी सीएम दिया जा रहा है। थे बीजेपी के पास 105 थे, और तब दिया गया था, इसलिए रखा गया था। दूसरी चीज ये है कि उनको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था सरकार चलाने का। एक मुख्यमंत्री उनका डिप्टी सीएम बन रहा है जिसके पास तमाम अनुभव थे, तो उस लिहाज से सरकार चलाना एक चुनौती थी, वो गृह मंत्रालय दिया गया था। अभी फुल फ्लेजेड बीजेपी के पास इतने नंबर्स हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो कैसे गृह मंत्रालय उनको दिया सकता है? मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये गलतफहमी उनको क्यों है और क्यों नहीं दूर हो पा रही है गलतफहमी? ये 10 दिन और यही तो एक्सरसाइज चली होगी ना। इसके इन्फॉर्मेशन के उसी थोड़ा सा भी आगे बढ़ने, फिर उसके बाद जाएंगे कि गलतफहमी आई कहाँ से। तो इस बाबत उन्होंने, जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, बीजेपी में जब दिल्ली वो आए थे तो उन्होंने इस बात को कम्युनिकेट कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह से, और उस पर क्योंकि कोई चर्चा ही नहीं की गई बिल्कुल से। मतलब होता है ना कि डिस्कशन का विषय बनाया जाता, दिया जाए नहीं दिया जाए, बीजेपी उसको डिस्कशन लायक भी नहीं मान रही। दूसरी चीज़ कि कल जब देवेंद्र फडणवीस गए थे, जैसा कि आपने बताया, तो देवेंद्र फडणवीस के जाने के बाद सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि बाकायदा शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से ये कहा
कि मैंने गृह मंत्री जी से कहा है कि गृह मंत्रालय मुझे दे दिया जाए। अच्छा, जाहिर तौर पर उनके इस कहने का मतलब ये नहीं था कि उनको सूचित करना हो चाह रहे थे, सूचित करना होता तो पहले कर चुके होते। वो एक एश्योरेंस चाह रहे होंगे कि क्या मुझे वो एश्योरेंस मिल रहा है। सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली, फडणवीस जी से जानना चाह रहे थे। हाँ, कि शायद ये कह दें कि हाँ हम दिया जा रहा है। फडणवीस जी ने उस बात को ठीक तरीके से सुना भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं सुना है, उनका जवाब क्या था। तो इस जवाब को शिंदे को समझ जाना चाहिए था। आज भी वो इस बात को समझे नहीं है और उनको ये उम्मीद है कि शाम होते होते शायद उनको ये एश्योरेंस मिल जाए। और इससे पहले वो जो पॉलिटिकल टेंट्रम जिसको कहा जा सकता है, वो ये दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, खुल के नहीं बोल रहे हैं। शिंदे की एक खासियत ये रहती है कि, और समझा भी जा सकता है कि ऐसे कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। नंबर्स आपका कोई ऐसा नहीं है जिसके चलते सरकार बननी या ना बननी हो। तो खुल के नहीं बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शपथ नहीं लूंगा, लेकिन उस तरह की मैसेजिंग करा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने तो एक डिमांड की है, उसके बारे में अभी तक कोई एश्योरेंस नहीं मिला, फिर मैं क्या करूं, फिर कैसे मैं शपथ लेने के बारे में बीजेपी को सोचूं। सीधे सीधे कम्युनिकेट करना चाहिए था। ऐसा नहीं होता क्या? एक आदमी आपसे एक मांग रखी है, आप उसको हाया ना करो। वो उस लिहाज से बीजेपी ने उसको इतना तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि इस लायक ही डिमांड नहीं थी कि इसको तवज्जो भी दिया जाए बीजेपी के नेताओं की नजर में। अब निश्चित तौर पर करना होगा, आज रात में करना ही करना होगा वो। और आज भी जब दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से हमने टटोला तो उसमें यही कहा गया था हमें कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कितना होगा। मेरा सीधा सीधा ये पूछना था, मैंने पूछा कि कितने लोग शपथ लेंगे। वो ये कहना था कि शाम तक रुकिए, तब उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। जाहिर तौर पर ये चीज़ें अभी चल रही हैं कि शिंदे को कम्युनिकेट किया जाए। अगर वो नहीं शपथ लेते हैं तो फिर उसके बाद के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हालांकि मतलब ये, हाँ, दूसरी चीज़ जो आपने ये पूछी कि आखिर ये आया कहाँ से उनके अंदर कॉन्फिडेंस। एक तो उनको ये लगता है कि ये जो मैंडेट है, उस मैंडेट में लाड़की योजना का बहुत असर है और वो उनकी योजना है, मेरी स्कीम है। हाँ, मुख्यमंत्री में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने लाडली बहनों को बुलाया है। हाँ, पूरा और जैसा कि पहले हम लोग कॉफी शो में चर्चा कर चुके थे कि प्लानिंग तो ये थी कि कई अलग अलग जिलों से उस समय बुलाया जाए, जब मुख्यमंत्री बनने को लेकर कवायद चल रही थी कि बहनें आएँ और बीजेपी के ऊपर प्रेशर बन जाए कि अरे महिला शक्ति तो उधर है तो फिर ये करना चाहिए। तो वो उस सारे बैकग्राउंड में देखें तो अभी उनको ये लगता है। तो उस कंडीशन में वो ये चाह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री एकदम से चाह रहे थे, और शिवसेना के लोगों का पूरी तरह से मानना है कि शिंदे जी ये मान रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे मुख्यमंत्री दिया जाना चाहिए, ये मैंडेट मेरे मुख्यमंत्री मेरे नेतृत्व में ये हुआ है, चुनाव मेरे नेतृत्व में गया। ये अलग बात है कि बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ साफ किया जा रहा था कि चुनाव के बाद महायुति के नेता बैठ के तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन। हुआ भी यही। बीजेपी और इनके बीच की बातचीत में कहीं कोई गफलत या गलतफहमी की गुंजाइश नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वो आप अंडरस्टूड कर लें तो वो अलग बात है। जैसे एकदम से क्लियर किया गया था और बार बार क्लियर किया गया कि जब चुनाव इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद महायुति के नेता बैठ के डिसीजन लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उसमें कहीं से कुछ ये नहीं था। बाद में क्लियर कर दिया गया कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, एकदम से क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उसके बाद तब उनका ये था कि अगर डिप्टी सीएम तो हमें गृह मंत्रालय। अब आपकी गट फीलिंग क्या है? कल शपथ लेने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? मतलब क्या हो सकता है कि ना लें शपथ? उसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं इस लिहाज से कि वो ऐसी शख्सियत ने खुद में अभी नहीं बन पाए हैं कि शिवसेना में किसी और को लीडरशिप दे दें, डिप्टी सीएम बना के अपने किनारे हटें, कुछ ऐसी बात कहें कि हाँ कोई एक एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दिया जाए, मैं उसको चेयर करूंगा। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं लग रही, ना अपनी पार्टी के भीतर ना गठबंधन के भीतर। कोई किसी को ना बनाए डिप्टी सीएम अपनी पार्टी से, भी बोले हम बाद में देखेंगे। ये बहुत बड़ा खतरा इस लिहाज से हो जाएगा कि शिवसेना के जो विधायक हैं जो जीत के आए हैं वो तो सरकार में शामिल होना ही चाहेंगे। राजनीति होती है इसलिए कि आप सत्ता में आए। सत्ता से बाहर बैठना सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब आपको ये समझ में आए कि बाहर बैठेंगे तो अगली बार वहां चले जाएंगे, अन्यथा तो सारी लड़ाई सत्ता के लिए होती। आज देखिए जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और जब राजभवन गए तो एक गाड़ी में तीनों नेता, हाँ, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार सब आगे बैठे हैं, शिंदे साहब पीछे दोनों बैठे हैं, बढ़िया फैमिली कार में दोनों तीनों लोग आए राजभवन में। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई, तो ऐसे बैठे हैं जैसे मैं और आप बैठे ना, ऐसे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ऐसे बात कर रहे हैं आपस में, और उधर दूर कुर्सी लगा रखे थे कम से कम 1.5 फीट दूर इनकी शिंदे साहब बिल्कुल अलग थलग चुपचाप बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं। मतलब चेहरे से दिख रहा है। मैं तो एक शेर लिख लिया उनको देख करके। क्या है आप भाई अपना है? डिस्क्लेमर याद रखिएगा। अपना नहीं, अपना नहीं है। मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर, मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर रो कर दिखाओ आंखें कीला किए बगैर। ये तो ट्रोल लेवल का है। ये तो ऐसा ही लग रहा था देख के। लेकिन क्या चल रहा है सर? हाँ, अभी शाम को बताऊंगा, अभी शाम को। अरे तुम कोई रिश्ता थोड़ी तय करना है कि तुम नहीं तय कर पा रहे हो भाई।
देखिए ये राजनीतिक फैसला है। एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं गृह मंत्रालय ले लूंगा या जो मेरा दबाव है वो भारतीय जनता पार्टी पर असर करेगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी पर असर नहीं हुआ। दूसरी समस्या उनके साथ अब ये हो रही है कि उनके एक बड़े वर्ग में विधायक जो सीनियर लीडर्स हैं उनके, उन्होंने एकनाथ शिंदे से कहा है कि अगर गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही तो आपको उसकी जीत छोड़ना चाहिए। बहुत मौके से आएंगे जब हम किसी और मामले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। सीनियर लोगों ने जो एकनाथ शिंदे के सलाहकार है, पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे को सलाह दी है कि आप उस स्तर पर मत जाइए कि सरकार में हम शामिल नहीं होंगे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शपथ ग्रहण कर लेंगे, हम फिर बाद में शामिल होंगे और बाद में अपनी बात मनवा लेंगे। उन्होंने 2014 का इंसिडेंस एकनाथ शिंदे को याद दिलवाया कि कैसे 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, समर्थन दिया नहीं था शिवसेना ने, बाद में शिवसेना सरकार में शामिल हुई, न उप मुख्यमंत्री मिला उनको, न गृह मंत्रालय मिला। फिर देवेंद्र फडणवीस ने जो विभाग दिए थे उसी विभाग पे उनको पूरे 5 साल निर्भर रहना पड़ा। तो वो कह रहे हैं ये स्थिति मत आने दीजिए। और मुझे लग रहा है कि शिवसेना के सांसद विधायकों का भी एक बड़ा एकनाथ के ऊपर इस बात का असर है कि आपको इतनी जिद पर नहीं जाना है। अब एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं अंतिम समय तक कि शायद अब कल शपथ ग्रहण तो होगा, तय हो चुका है, शाम को 5:30 बजे होगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो वे कोशिश कर रहे हैं कि देर रात तक कुछ ऐसा हो कि मेरा शायद कोई प्रभाव असर करे और मैं कुछ और बार्गेनिंग कर सकूं। लास्ट ऑप्शन ये है कि लोग बैठे हैं क्या दिल्ली में जो ऐसे पिघलने वाले हैं? कोशिश उनकी यही है कि रात तक कर लूं, अदरवाइज कल तो शपथ ग्रहण करना ही है। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करेंगे। एकनाथ शिंदे एक्सटेंट तक नहीं जाएंगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं तो वहां पर सिर्फ देवेंद्र और अजित पवार शपथ ग्रहण करें और वहां पर एकनाथ शिंदे नहीं रहे, वो स्टेज पर नहीं जाएंगे। तो रिश्ते खराब करने वाली बात। बिल्कुल, वो समझ जाएंगे कि अगर ये हो गया तो उन्हें मालूम है कि आने वाले समय में उनकी राजनीति कितनी मुश्किल होगी। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर अजित पवार के साथ आगे बढ़ जाए और रिश्ते बहुत दूर तक चले जाए। तो इस स्टेज पर वो नहीं जाएंगे और उनका विधायक भी नहीं चाहते, विधायकों का एक बड़ा वर्ग भी नहीं चाहता कि रिश्ते इस स्तर तक चले जाए कि हम सरकार में शामिल न हो। तो मुझे लग रहा है कि वो अंतिम कोशिश आज करेंगे रात तक कि कुछ हो जाए, अदरवाइज वो कल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, ये तय है। अजित पवार जैसे आज दिखाई दे रहे थे, वो मिस्टर कूल का किसी को देना हो अटैक तो अजित पवार। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इनका नहीं पता, मैं तो शपथ ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। उन्होंने भी जोक मारा कि तो सुबह शाम कई बार इनको शपथ लेने की आदत है। देखिए सौरभ, 14 में, 19 में और 24 में जनता ने देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट दिया था। 14 में तो बन गए, 19 में उद्धव ठाकरे ने बाजी मारी और इस बार ये किरकिरी कर रहे हैं मैंडेट की। तो और इस बार की जो बार्गेन है, पिछली बार तो उद्धव ठाकरे ने बार्गेन करके लेगा, इस बार बार्गेन का स्कोप ही नहीं है। आपके पास 13-14 सीट तो पीछे है, वो तो जीत भी चले जाए तब भी सरकार बन रही है। जैसा हम लोग भी जानते थे ना ये बात, तो पहले बार्गेन का स्कोप नहीं है इस बार। इलेक्शन से पहले हम लोग बात, ये तो अब जब से इनको चीफ मिनिस्टर बनाया ये बात तो होती ही थी ना। जब बीजेपी के पास नंबर आ जाएंगे, नौबत आएगी इनको हटाने की, तो दिक्कत तो होगी ना। तो वो दिक्कत तो कर रहे हैं वो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए ये जो बीच में 10-11 दिन लगे हैं इसमें, मतलब मैं बार बार उसी पर कायम हूं, भाजपा इनको क्लैरिटी क्यों नहीं है? अगर भाजपा 100 पे होती, 105 पे होती, 110 पे तब भी चलता था। एक चीज जरूर है, और इस बात को सिर्फ अंदेशा के तौर पे ही समझा जा सकता है, इंफॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्ट, कि उनको जरूर कहीं ना कहीं से कुछ ऑक्सीजन मिल रहा है भ्रम के तौर पर ही। अन्यथा अगर सख्ती के साथ ये क्लियर कर दिया जाए कि भाई ये हमारे सिचुएशन है, आपको आना तो आए, नहीं आना तो आप बाहर जा सकते हैं, अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं से कोई ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, कोई भ्रम का ही ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो भ्रम इस लिहाज से है, वो सख्ती इस लिहाज से नहीं की जा रही है जो समझा जा सकता है, इसमें मामले में भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ राज्य का मैंडेट नहीं देखना है, बीजेपी को अपनी नेशनल पॉलिटिक्स भी देखना है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पे बहुमत में है नहीं लोकसभा में, ये बात सही है। तो उस कंडीशन में इनके सांसदों का भी हाँ, तो आप अपने अलाइज के साथ कैसे आप ऐसा कर सकते? दूसरा, मैसेजिंग खराब हो जाता है अगर इस प्रकार की आप सख्ती करें, तो आज सीधे सीधे समझ में आएगा अगर शिंदे के साथ ऐसा हो गया तो कल चिराग पासवान डरना शुरू हो जाएंगे, परसों जीतन मांझी डरना शुरू हो जाएंगे। और खासतौर पर तब जब आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अपोजिशन है वो लगातार इस बात को कहते रहा है कि ये लोग तो अलायंस ठीक से चलाते नहीं, तो वहां पे बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आप हैंडल विथ केयर करें। इस हैंडल विथ केयर को ऑक्सीजन के तौर पे शिंदे ले रहे हैं कि अच्छा मैं इस पोजीशन में हूं कि बार्गेन करूं, जबकि महाराष्ट्र की राजनीति में तो आप बिल्कुल बार्गेन के पोजीशन में नहीं है। दूसरी चीज कि इतनी बात तो वो भी समझते होंगे कि अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी, उन्होंने बगावत कर दिया, उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति की पार्टी टूट गई, बाला साहब की विरासत वाले व्यक्ति की पार्टी टूट गई, तो कल को बीजेपी की जरूरत पड़े तो शिंदे के नीचे भी कोई शिंदे होगा ही जो कि टूटने के लिए तैयार होगा। उसमें भी तब जो नंबर्स आप देख रहे हैं, इसमें से 10 तो ऐसे हैं जो कि हार्डकोर बीजेपी के लोग हैं जो कि एक फोन पे आना चाहेंगे। उसमें जब मुख्यमंत्री को लेकर कवायद चल रही थी सौरभ, तो एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं कि शिंदे की तरफ से जब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू किया गया तो उन्होंने बहुत सारे
विधायकों को फ़ोन करना शुरू किया। अच्छा। और वो विधायक पहला काम ये करते कि मुझसे मिलने आओ और इस तरह का दबाव बने कि हाँ मुख्यमंत्री बनाया जा। वो विधायक पहला काम ये करते थे कि देवेंद्र फडणवीस को बताते थे कि उनका फोन आया था, बुला रहे हैं इन्हीं की पार्टी। तो जब ये स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि वो उनके पास ऑप्शन कितने कम हैं। बावजूद इसके इतना कुछ वो इस लिहाज से कर पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी उस रूप में सख्ती के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है, जो कि राजनीतिक तौर पे वाजिब बात भी समझी जा सकती है कि आप देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तरफ से इनको रिस्पेक्ट देने में मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई कमी दिखाई है। उनके घर जाना हो, गिरीश महाजन को भेजना हो, आज भी बात बात मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि आप सरकार में नहीं, आप 2.5 साल में देखिए, 2.5 साल में 105 विधायकों की ताकत देवेंद्र फडणवीस के साथ थी। डेप्यूटी मुख्यमंत्री थे, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद भी एकनाथ शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री सम्मान दिया। कहीं नहीं लगा कि देवेंद्र फडणवीस ने कभी उन्हें बहुत ज्यादा ओवर करने की कोशिश, बताने की कोशिश की कि भाई एकनाथ शिंदे तो कठपुतली मुख्यमंत्री, असली मुख्यमंत्री तो मैं हूं। कहीं उन्होंने बताने की कोशिश नहीं कि एकनाथ शिंदे का जो सम्मान था मुख्यमंत्री का, वो उन्होंने बनाए रखा। अब ये सब होने के बाद अब जब सरकार चलेगी तो उसमें दोनों के बीच उतना कंफर्ट तो नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस बात को भी बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेंगे कि वो डेप्यूटी और उन्हें अब देवेंद्र फडणवीस के अंडर काम करना पड़ रहा है। वो देवेंद्र फडणवीस से बताएंगे कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूं और आप दोनों मेरे अंडर काम कर चुके हो और अब मैं मुख्यमंत्री हूं 132 विधायकों के साथ और अब आप डेप्यूटी हो। तो 2.5 साल देवेंद्र ने जिस तरीके से इतने बड़ी पावर होने के बाद भी उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके अंडर काम किया, तो अब एकनाथ शिंदे को भी बात समझनी होगी कि आपके पास 27 एमएलए है और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है। अब आपको देवेंद्र फडणवीस के सामने ही डेप्यूटी के रूप में काम करना पड़ेगा। अब आप यह नहीं कह सकते कि मैं 57 एमएलए और मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और मेरा एक अपना अलग वजूद है। आपको देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री मान के काम करना पड़ेगा। और मुझे लगा कि देवेंद्र फडणवीस बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि किसके साथ कितना स्पेस देना है, किसको कैसे टैकल करना है। वो बहुत बढ़िया से दोनों को मैनेज करेंगे, अजित पवार को, एकनाथ शिंदे को, और सरकार बहुत आराम से कंफर्टेबली चलाएंगे। इन दोनों के सौरभ रिश्ते को अगर देखें, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को, तो ऑलरेडी आप ये कह सकते हैं कि अगर सड़क के संदर्भ में समझें कि वो खड़ंजा वाली सड़क है, जीटी रोड नहीं है। अच्छा। रिश्ते खराब ऑलरेडी हैं। और इस एपिसोड के बाद जानकारी के तौर पर कहा जा सकता है कि अब उसमें गड्ढे पड़ गए हैं और वो गड्ढे भरने वाले नहीं रहेंगे। इतना कुछ होने के बाद एक बार देवेंद्र फडणवीस जब फुल फ्लेजर सरकार चलाएंगे तो आप आए दिन देखेंगे कि शिंदे को समस्या होनी शुरू होगी और देवेंद्र फडणवीस ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसे मैंडेट के बाद अगर आप मजाक किरकिरा कर रहे हैं, इस तरह की मैसेज दे रहे हैं, समझा जा सकता है कि इस तरह का अविश्वास अगर आपने मैसेज दे दिया और आप उनको ही बता रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जो व्यक्ति, कि मैंने तो गृह मंत्रालय मांगा है। अब आप सोचिए कि उस व्यक्ति के अंदर क्या हुआ होगा। वो बोले, वो सोचा भाई 5 साल का चीफ मिनिस्टर मैं हूं, मैंने तुम्हारे अंडर काम कर लिया, तुम हमारे को इतनी नंबर इतनी सीट आई, तुम और बता भी रहे हो कि हमारे मुख्यमंत्री मांग लिया है। कि देवेंद्र फडणवीस कोई छोटे नेता को, कोई भाजपा ने किसी छोटे नए नेता को बना दिया। वो व्यक्ति कॉर्पोरेटर से, मेयर से, विधायक से, प्रदेश अध्यक्ष से, एक बार सीएम रह के डिप्टी से, मतलब लंबा राजनीतिक इतिहास हो कि भाजपा ने किसी नए 2 बार के एमएलए को बना दिया हो। तो कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टिकुलर मिनिस्ट्री चाहिए होती है। अगर आपके जिस मान लीजिए किसानों के आधार पर कोई पार्टी हो तो चाहिए कृषि मंत्रालय उसके पास रहे, इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ गृह मंत्रालय का मतलब क्या कि जो सरकार है उसका प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से आपके कब्जे में रहे। तो एक मुख्यमंत्री को यह बताया जाए कि आप तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं लेकिन आपका प्रशासनिक तंत्र मेरे कब्जे में रहे, इसके लिए मैंने मांगा है दिल्ली में। तो उस मुख्यमंत्री पे क्या गुजरी होगी? पहली बात दिमाग में तो यही आएगा कि रुक जाओ काम कर। मुझे पता नहीं, आप जैसे आप लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, मुझे सर ये बड़ा इनसिक्योर सा नेता जैसे बिहेव करे ना, वैसा कुछ दिखाई दे। लेकिन आप शुरुआत देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ संबंध बहुत अच्छे थे। जब एकनाथ शिंदे शिवसेना में हुआ करते थे, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तो एकनाथ शिंदे ही थे जो देवेंद्र फडणवीस जो कहते थे वो उद्धव से करवाते थे, या बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। माना जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वस्त आदमी एकनाथ शिंदे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से उनका मुझे लगता है कि जो व्यवहार परिवर्तन हुआ, उन्हें लगा कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, देवेंद्र मेरे अंडर है, मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, और उन्हें ऐसा लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर शायद मुझे मुख्यमंत्री बना देगी, या मैं महाराष्ट्र का बड़ा नेता बन गया हूं, मैं शिवसेना तोड़कर लेकर आया हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार मैंने बनाई है, तो उन्हें लगने लगा कि अब मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के देवेंद्र फडणवीस है, वो भले ही वो आपके डेप्यूटी रहे 105 विधायकों के साथ भी, और ये मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट है
ये आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपकी लाडली बहनी योजना के कारण आया है। वो कन्विंस्ड है इस बात से, मुझे भी आपने संघ का ये मेरी जीत ही मेरी वजह से हुई है। बार बार बोल रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू भी कहा, लेकिन संघ का संगठन है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, अमित शाह के उसमें राजनीति है, देवेंद्र फडणवीस की मेहनत है पूरे 5 साल की, तो आप सिर्फ ये कह दो कि लाडली बहना ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, ये ठीक नहीं मैं है। लाडली बहना पे एक बात करना चाहूंगा। देखिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वो नरेंद्र मोदी की देन है इस भारत को, कि अगर झारखंड सरकार भी करती है तो कैसे करती है, जैम 20 से करती है कि आपके पास जनधन अकाउंट है, आपके पास आधार है, आपके मोबाइल इसलिए जा पा रहा है, तो नरेंद्र मोदी की बेस पे है, वो भाजपा की स्कीम है स्टैंडर्ड कैश ट्रांसफर करना, उन्होंने लागू कर दी एक नाम लगा के, तो उनकी स्कीम नहीं हो गई। मैं कह रहा हूं हो भी, अगर हो भी मान लेंगे और उस स्कीम का बहुत योगदान हो, स्वीकार भी कर लेते हैं, भाई डायनेमिक्स बदल गई यार, चुनाव लड़ा आपने साथ में, नंबर है, जिसके पास है सो है, आपके 70 एमएलए होते तो यहां दूसरी सिचुएशन हो जाती। और ये भी तब जबकि ऑलमोस्ट बहुमत, अकेले दम पे बहुमत के करीब बीजेपी खुद है। उस कंडीशन में दुनिया की कोई भी पार्टी अफोर्ड कर सकती थी कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी की, ऐसा तो नहीं तीसरे नंबर पर चले जाएंगे, आई मीन जो सरकार चलेगी उसमें, क्योंकि बड़ी बढ़िया सी टीम ट्यूनिंग लग रही है अभिजीत पवार और देवेंद्र वो निश्चित तौर पर तीसरे नंबर पर ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। उसमें एकदम से भ्रम मत रहिए कि अब उनकी स्थिति, अगर ये डिप्टी सीएम शिंदे बन भी जाते हैं, जो कि शायद बने ही बने, तो नहीं बनते हैं तो 2 खतरा होगा। पहली बात तो ये कि जो बनेगा वो अब शिवसेना का नेता होगा, डिप्टी सीएम हो, सरकार अगर सत्ताधारी पार्टी सरकार में शामिल है तो फिर जो डिप्टी सीएम या सीएम चेहरा वही होता है। तो नया जो बनेगा, अगर उदय सामंत मान ली उनके बहुत भरोसे हैं, या इस तरह किसी को बनाने हैं, या बेटे को ही बनाए, तो बेटे को बनाए तो नैरेटिव बहुत खराब होगा कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यही आलोचना करते थे, आप वही कर रहे हो। दूसरा, बेटे को तो और कुछ नहीं समझ में आएगा देवेंद्र फडणवीस के सामने, आपका तो एक स्ट्रेचर भी है कि हाँ आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, बेटे को क्या समझ में आएगा, फिर देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से चलाएंगे, तो वो तो समस्या आनी ही आनी है। और अजीत पवार पहले से इनसे खार खाए रहते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ। पिछली सरकार के 2.5 साल में ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा हमें बताया जाता है। इन दोनों बैकग्राउंड में इस एपिसोड को अगर जोड़ दें तो समझिए कि इनके सामने स्थिति कितनी मुश्किल होने जा रही है। और खासतौर पे तब जब ये नैरेटिव इस मैंडेट में कहीं नहीं दिख रहा है कि आप किसी मराठा पॉकेट में जीत गए हो, या अक्रॉस द स्टेट पार्टी को सफलता हासिल हुई, महायुति को सफलता हासिल हुई है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को करना कि हाँ गृह मंत्रालय दे दीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करता। शिंदे इसलिए बर्दाश्त किए क्योंकि उनको 2 चीज़ मिल रहे थे, एक तो इतने कम नंबर्स रहते हुए आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्लस आपको एक पार्टी दी जा रही है आपको एक पार्टी दी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लो पार्टी सिंबल के साथ इतना कुछ आपको मिल रहा हो तो उसके बाद आप क्या ही शर्त रख लेंगे। वो तो उसी में खुश थे क्या आपने, लेकिन जो ऑक्सीजन वाली बात की ना कि कोई कहीं से ऑक्सीजन मिल रही है जिससे इनकी उम्मीदें बढ़ रही हैं लगातार। और इसमें एक चीज है सौरभ, जैसे बीजेपी के भीतर ये तो चलते ही रहता है ना कि देवेंद्र फडणवीस के विरोधी भी एक खेमा है जो देवेंद्र फडणवीस के बढ़ते हुए कद को रोकना चाहता है। देवेंद्र फडणवीस बहुत से आप कहें कि इजी गोइंग पॉलिटिशियन नहीं है, स्पाइन वाले हैं, वो कई सारी चीज़ों को मना भी करते हैं, वो मना कर सकते। जैसे आज भी आपने संबोधन में सुना होगा तो वो कह रहे हैं कि 4 बातें हमारी मन की होगी, 4 बातें हमारी मन की नहीं होगी। वो सीधे सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे एलाइज के लोग समझें या पार्टी के लोग समझें। तो उस कंडीशन में इस तरह का नैरेटिव चलता है कि बीजेपी के भीतर भी एक खेमा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को नहीं चाहता, वो इनको पंप कर रहा है, लगे रहो हो जाएगा। हाँ, जैसे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के हिसाब से देख ले, जैसे ऐसा कहा जाता है कि विनोद तावड़े जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके साथ इनके इक्वेशन बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं, इस तरह की चर्चा होती है, हकीकत पता नहीं जो हो। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि कहीं से वो उनको ऑक्सीजन ये मिल रहा हो या वो खुद मान रहे हो कि अगर मैं इस तरह से अड़ूंगा तो शायद वहां से हमारे साथ कुछ सपोर्ट मिलेगा, कुछ ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसा दूर दूर तक नहीं होने जा रहा है और बीजेपी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना स्मूथली आपको ये मालूम हो कि डिसीजन मेकर 2 ही हैं और टॉप के 2 बैठे हुए हैं और उन्होंने डिसीजन ले लिया, और ऐसा नहीं है कि वो एक बार लिया है, वो काफी पहले से हो उनके दिमाग में रहा होगा। कितना स्मूथली हुआ, जो भी नाम सोशल मीडिया पे आप 1-2 नाम चर्चा करते होंगे, बकवास के अलावा कुछ नहीं था। दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा तक नहीं थी कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी और नाम पर भी विचार होना चाहिए किसी भी लेवल पे। चुनाव से पहले से यह तय था कि बीजेपी को नंबर 90 से 95 अगर आए, सरकार बनाने की स्थिति हो तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। जब इतनी क्लैरिटी हो तो फिर कैसे संभव है कि या तो मुख्यमंत्री दे दिया जाए, मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं तो गृह मंत्रालय दे दिया जाए। नरेश भाई एक मिनट, कुछ अभी तस्वीरें आ रही हैं, देवेंद्र फडणवीस शायद एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए पहुंचे हैं और व्यूअर्स आपको विजुअल्स हम दिखाएंगे। क्या खबर है जरा एक बार डिटेल में आपको हम व्यूअर्स को बता देते हैं अभी, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद अब ये बचता कुछ नहीं था, महायुति की बैठक होनी थी, यही बताया था उन्होंने, और तीनों लोग नेता बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कौन मंत्री बनेगा। तो वो बैठक अब शुरू होगी क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। ये देखिए
फडणवीस साहब जो है शायद वो मिलने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे से आगे। हाँ ठीक, आगे बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे से। ये होगी वो अहम बैठक जिसमें तय होगा कि आगे कल क्या होने जा रहा है, वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम, कौन कौन से मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। तो ये अभी की तस्वीर थी। ये सब भी मतलब नॉर्मल जैसा हम देखते हैं हैपनिंग। वो सौरभ सोचिए, टू लेट टू क्लोज फॉर बिल्कुल। और ये तब हो रहा है जबकि ऑलरेडी जैसे दोपहर तक ये तय कर लिया गया था कि लगभग 26 कैबिनेट मंत्री शपथ लें। कैबिनेट मंत्री नंबर भी आ गया था, नंबर 12 बीजेपी के, 7 शिंदे, 7 अजीत पवार। 7 शिंदे का मतलब ये नहीं कि आगे भी उनका साथी रहेगा, मतलब उसमें आइडिया है कि 9 या 10 भी जा सकता है। लेकिन जो अजीत पवार की भी कोशिश ये थी कि भाई गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बराबरी पे दिखे, तो इन सारे मैसेजिंग को ध्यान में रखते हुए 12-7-7 का फॉर्मूला भी दोपहर तक कर लिया गया था। लेकिन शिंदे क्योंकि अपना एक अलग सा राग सुना रहे हैं, तो वहाँ पे समझ सकते हैं आपकी बीजेपी के महाराष्ट्र की तो छोड़िए, बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए भी एक एक्सरसाइज चल रहा है। अच्छा, वो उन्होंने कहा था मैं शाम को बताऊंगा मैं डिप्टी सीएम बनूंगा कि नहीं बनूंगा। किससे बात करके बताओगे भाई? अपने लोगों से बात करने, तुम अपने लोगों से बात कर रहे थे, बात कर चुके हैं। फिर किससे कल पूछ रात के को बताना बात था हो चुकी है, उनको? परसों बात हो चुकी है। ठाणे में लेके अपने नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं। दीपक केसरकर से उनकी लगातार बात हो रही है, उनके अपने उदय सावंत से बात हो रही है, सारे नेताओं से बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गए हैं, देवेंद्र मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब बड़े विभाग भी देवेंद्र फडणवीस के पास रहने वाले हैं। कोई चूटी काटे फिर जाके कोई उनको जोर से, तब उनको एहसास होगा। कोशिश है कि बस नंबर दिखाएं एक बार दोबारा कम से से कम election गृह का मंत्रालय result। लेके मैं ये बता सकूं कि भाई भले ही मैं मुख्यमंत्री बना, लेकिन मैंने अपनी जीत पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से मेरे इतने अच्छे संबंध है कि मैंने गृह मंत्रालय ले लिया। बस वो उसमें अड़े हुए हैं कि गृह मंत्रालय मिल जाए तो मैं अपनी नाक बचा उद्धव लूं। ठाकरे ने झूठा कहा था अमित शाह को, अंजाम वो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही तो हुई तो बात वही- केवल। बिल्कुल सही बात। नहीं, और वो भी ऐसा तो है नहीं कि बहुत गाली गलौज हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। भाई इतना बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कहा था। और वो भी उद्धव ठाकरे, वो भी जिस नेता से मतलब ईगो क्लेश कर रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस है, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस किसी अगर 5 साल का देखेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं रहे लेकिन 2 प्रदेश अध्यक्ष रहे। चंद्रकांत दादा पाटिल रहे और अभी चंद्रकांत बावनकुले अध्यक्ष है। सारे डिसीजन देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के ले रहे थे। चुनाव प्रचार अभियान पूरा देवेंद्र फडणवीस का रहा। कहीं प्रदेश अध्यक्ष का रहा क्या चुनाव प्रचार में या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, या कहीं चंद्रकांत बावनकुले आए? 23 तारीख को जब परिणाम आया तो फोन गया प्रभारी के पास, भूपेन्द्र यादव के पास, कि देवेंद्र फडणवीस पीसी लेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस के सामने आकर पहले पीसी ली, प्रदेश अध्यक्ष नहीं ली उस बात को लेके। तो प्रदेश का इतना बड़ा चेहरा है जो तय है कि जो मुख्यमंत्री बनेंगे, आप उसके साथ काम कर चुके हैं, आप उसकी वर्किंग जानते हैं, उसने आपके अंडर काम किया, आप उसके अंडर काम कर चुके हो, उसके बाद भी आप उससे पंगा ले रहे हो उस बात को लेकर कि नहीं मुझे गृह मंत्रालय वो चाहिए। भूलने वाला आदमी तो है नहीं इस बात को। बिल्कुल नहीं, यही डर है एकनाथ शिंदे को कि देवेंद्र फडणवीस अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता तो मैं थोड़ा अपने मनपसंद कुछ काम कर पाता। अब देवेंद्र फडणवीस बन रहे तो जानते हैं देवेंद्र फडणवीस की वर्किंग को कि वो किसी दबाव में काम नहीं करते हैं, और 2.5 साल उन्होंने एकनाथ शिंदे के अंडर काम किया है। तो कई ऐसे डिसीजन हुए होंगे जब एकनाथ शिंदे के निर्णय को देवेंद्र फडणवीस ने खून का घूंट पिया होगा कई निर्णयों पे। तो अब देवेंद्र फडणवीस का समय है। आप मतलब ये वो नेता है 44 साल की उम्र में जो मुख्यमंत्री बन गया, और जो कहानी बताई जाती है उस वक्त की जब ये बात आई कि भाई बीजेपी को मैंडेट मिल गया तो किसको बनाए मुख्यमंत्री, कौन होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये पूछा कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो शरद पवार जैसे नेता के सामने भी दबदबे के साथ काम कर सके। मैंडेट के बाद ही नहीं, जब वो मैंडेट लाने की तैयारी चल रही थी कि पहले लोकसभा, फिर जनवरी की बात है, 2014 जनवरी की बात है ये, और 2013 में नवंबर में पीएम फुल फ्लेजेड घोषित हो गए थे, पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। तब 2014 जनवरी में बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं हर राज्य के, उनको उन्होंने गांधीनगर बुलाया था, बारी बारी से बुला के सारे स्टेट की स्ट्रेटजी करते थे कि हाँ भाई क्या करना है, कैसे करना है। उसमें लोकसभा के साथ साथ वो आगे विधानसभा की प्लानिंग उस समय कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा, जो महाराष्ट्र के तत्कालीन संगठन महामंत्री थे रमेश भूसानी, उनसे उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र का कौन सा ऐसा नेता है बीजेपी का जिसमें ये 2 चीज़ें हों। पहली बात ये कि वो शरद पवार के प्रभाव में ना आए, उनके डर में ना आए, उनके इन्फ्लुएंस में ना आए। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर ये ख्वाहिश ना हो कि हमको शरद पवार को उपकृत करना है, ओबलाइज करना है कि हमारा पीआर उनसे अच्छा हो जाए। ये दोनों जिस व्यक्ति में है वो बताइए। उन्होंने नाम बताया था तब देवेंद्र फडणवीस, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी नजर में देवेंद्र फडणवीस तब। तो जो शरद पवार के कहने में नहीं आ रहा है वो किसी और का तो क्या देवेंद्र करेगा। फडणवीस की किस्मत बहुत अच्छी है। देखिए शुरुआत हुआ तो प्रमोद महाजन का पूरा हाथ था। प्रमोद महाजन जब घर पे आते थे नागपुर में तो इन्हीं के घर रुकते थे। इनके फादर एमएलसी थे, देवेंद्र फडणवीस के फादर। पहली बार 22 साल में कॉर्पोरेटर बने, 27 साल के हुए जब दूसरी बार कॉर्पोरेटर बने तो पार्षद लोग बैठे थे कि मेयर कौन होगा, तो ये तो दूसरी बार के थे, ये बैठे हुए थे।
प्रमोद महाजन बंबई में थे, प्रमोद महाजन का फोन आया कार्यालय में कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा सब सारे कॉर्पोरेट बैठे और मेयर को लेकर चर्चा चल रही कि किसी नाम से, तो प्रमोद महाजन ने कहा सब लोग घर जाओ, देवेंद्र फडणवीस मेयर होंगे। चलो अच्छा, सीधा फोन पे कहा कि सब अपने अपने घर जाओ, देवेंद्र फडणवीस मेयर होंगे। तो इस तरीके से मतलब उसको हमेशा सपोर्ट रहा। जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हालांकि देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि हमेशा महाजन मुंडे के ज्यादा करीब रहे, भले ही नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, वो उनके ज्यादा करीबी रहे, लेकिन जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद कार्यकाल नितिन गडकरी का खत्म होने आया, तो देवेंद्र फडणवीस को 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने 13 में बना दिया। तो देवेंद्र फडणवीस पे हमेशा मतलब सभी नेताओं का आग्रह, प्रमोद महाजन का रहा, गोपीनाथ मुंडे का रहा, नितिन गडकरी ने उन्हें पसंद किया, राजनाथ सिंह ने उन्हें पसंद किया, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो मोदी ने उन्हें पसंद किया। संघ की पसंद मतलब मेटल है ना, हाँ, तो उनके अंदर वो रहा है कि सब जानते हैं उनके अंदर। इस केस में अगर आप देखें कि जैसे गृह मंत्रालय उन्होंने मांगा, ठीक, एक तरह से ना कह ही दिया गया है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि सौरभ अपनी घड़ी दे दो मुझे आप, और आप एकदम चुप रह जाओ, ना ही कह रहे हो ना भाई, सभ्य तरीके से ना कह रहे हो। नहीं तो ये थोड़ी जरूरी है कि आप उससे घड़ी मांगे और कहीं मुझे शादी में जाना है और शादी के सामने शादी के लिए निकलना है सबको, घड़ी मैंने पहनी हुई है, तो और क्या सुनना चाह रहे हो? अब सभ्य तरीके से अगर आप चुप हो तो आप ना कह रहे हो। आज एक चीज और नहीं हुई है वैसे शांतनु जी, आज पूरी विधायक दल की बैठक लाइव टेलीकास्ट हुई। मतलब हमने तो नहीं कभी देखा कि वहां पर पूछा जा रहा है, बताइए भाई आप कुछ एक स्टेट में ऐसा हुआ है, मतलब महाराष्ट्र जैसा स्टेट है यार, पूछ रहे हैं नाम लेके पूछ रहे हैं ना, किसी ने बताइए प्रस्ताव बताइए किसका नाम का है, तो सब देवेंद्र फडणवीस कुछ बोल दिया, ऐसा हुआ नहीं कभी, मुझे नहीं, और वो मौका दे रहे हैं, फिर सोच लीजिए, कोई और नाम हो तो फिर सोच लीजिए। बड़ा एनिमेटेड था। लेकिन विधायक कितने एनर्जेटिक थे, जैसे देवेंद्र का नाम है देवा भाऊ के नाम। फडणवीस ने जब ये कहा कि हमारे इतने खराब समय में भी हमारा एक भी विधायक छोड़ के नहीं गया, वो बताता है ना कि संगठन, बीजेपी संगठन की ताकत महाराष्ट्र में क्या है। जहां पे इस तरह से पार्टियां टूट रही हों, वहां पे कोई व्यक्ति अगर क्लेम कर रहा हो कि हमारा एक विधायक तक उधर नहीं गया, वो संगठन की ताकत है। उस तरह के संगठन ने अगर कोई फैसला कर लिया है, उसको आप चाहें कि हम इन्फ्लुएंस करके कोई दबाव में ले लेंगे, तो इसलिए कि एकनाथ शिंदे शपथ ना लें, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, हम गृह मंत्रालय दे दिया जाए, इसका कोई चलिए आज 6:29 हो गया है। मैंने आपसे कहा था आज से एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे हम रैपिड फायर का, तो इसमें आप लोग थोड़ा बहुत अपना सवाल का आगे कहें सब्जेक्टिव आंसर दे सकते हैं, वरना ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, ठीक, तो मतलब लेकिन आप उसका एक कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं अपने जवाब में। तो सीधे सीधे पूछा जाएगा, शिंदे साहब बनेंगे डिप्टी सीएम? लग रहा है कि लग रहा है बनेंगे। आपको? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल, और कोई बनेंगे नहीं उनका, बस बनेंगे नहीं, कोई ऑप्शन नेतागिरी खत्म हो जाएगी। 5 साल साथ साथ चलेंगे? हाँ हाँ, ये तो इसमें तो डाउट ही नहीं है, उनके पास दूसरा कोई और ऑप्शन है नहीं। सर बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल रहेंगे वो, क्योंकि अभी तो बीएमसी लड़ना है, सारे कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं, और अभी विधान परिषद में भी उनको अपने लोगों को भेजना है, तो भारतीय जनता पार्टी का मदद लगेगी ना उनको। इतना नाटक करने के बाद पूछ रहा हूं मैं, बड़ा ऑप्शन बीएमसी है, वो टारगेट करेंगे जैसे वो डिप्टी सीएम पे सेटल होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। नए बड़े स्तर के तो नई नेता तो क्या मेयर बन जाएंगे? मेयर नहीं बनेंगे, अपने हस्ती को वैसे बीएमसी का मेयर बनना बहुत बड़ी बात होती है, दुनिया की बड़ी म्युनिसिपल। देवेंद्र फडणवीस विदाउट एनी हिकअप्स 5 साल के चीफ मिनिस्टर? कोई डाउट ही नहीं उसमें, कोई इसमें कोई रीथिंक कभी बाद में उसका भी सवाल कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 साल बहुत बढ़िया सरकार चलाएंगे देवेंद्र। देखिए वो तो 15 साल के हो जाएंगे, अगर उद्धव जी ने गड़बड़ नहीं करी तो बड़े मुख्यमंत्री होते, वो थोड़ा उनका भाजी मार दी किसी ने, तो वो 7.5 साल के ही हैं एक तरह से। बीजेपी का शिंदे के ऊपर से भरोसा उठ गया होगा? हाँ, महाराष्ट्र का यूज जरूर आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के लिए इतना बड़ा मसला है नहीं, राष्ट्रीय स्तर इसको बहुत छोटे तौर पे ले रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी देवेंद्र फडणवीस, हाँ वही महाराष्ट्र बीजेपी और देवेंद्र, अब भरोसा नहीं है। बिल्कुल राइट सर, बीजेपी बहुत अलर्ट रहेगी एकनाथ शिंदे को लेकर, अजित पवार को ज्यादा सपोर्ट करेगी। अब बीजेपी कोशिश करेगी कि एकनाथ शिंदे कमजोर हो और अजित पवार मजबूत हो। अब ये महाराष्ट्र की राजनीति में नया दौर देखने को मिलेगा, टिकड़ी के अंदर जोड़ी। शिंदे साहब को अगर कुछ करना है तो बहुत मेटिकुलसली अर्न बैक करना पड़ेगा, वो जो रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो अर्न बैक करना पड़ेगा। वो कैसे अर्न बैक करेंगे अगले 6-8 महीनों में, और बीएमसी भी दिखाएगा कि मुंबई में क्या जब बीजेपी का टारगेट ही हो कि 2029 में अकेले अपने दम पे सरकार बनानी है, तो फिर दोनों को ठोकना ही पड़ेगा ना, जो आपके साथ हैं उन्हीं को ठोकोगे आप, ताकि अकेले अपने दम पे, और इतना ठोकोगे कि वो इतने किनारे चले जाएं कि आपका कद इतना बढ़ा कि अपने दम पे मैंडेट है। ठीक है, अच्छा एकनाथ शिंदे आज आपको कभी पूरे दिन में खुश दिखाई दिए? बिल्कुल नहीं, वो जब से उनको ये जानकारी मिली तब से खुश नहीं है, दुखी है लिटरली, ये कहा जाए। अमित शाह के साथ तस्वीर भी आपने देखी होगी, आज भी वही स्थिति चल रही है। वो 23 नवंबर से मुझे खुश नजर नहीं आ रहा है, जब से परिणाम आया 23 नवंबर से 10 दिन हो गए वो दुखी है। आज दुख थोड़ा ज्यादा बढ़ गया होगा उनका कि अभी तक उन्हें गृह मंत्रालय नहीं मिला है। ठीक है, पवार्स के बीच में मतलब कभी कोई अब कोई रीअलाइनमेंट की गुंजाइश?
चाचा भतीजा के मेरे बीच ख्याल में? से तो रियलमेंट मतलब चाचा इधर भतीजा क्या कुछ उधर चला जाए, या चाचा जी का ही सब कुछ उठ के इधर आ जाए? चाचा भतीजा ना, एमएलए इधर से उधर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अब एनसीपी जो शरद पवार वाली, उनके पास बचा क्या है पॉलिटिकली। तो मेरे ख्याल से तो 6 पार्टियां किसी स्टेट में नहीं चलेंगी, रियलाइनमेंट होंगे एक अब साल इस में। मैंडेट चाचा के की बाद पार्टी खत्म होगी? मेरे ख्याल से दो ही ऑप्शन रहेंगे सर, या इस तो वो मैंडेट के बाद पवार मतलब अजित पवार, महाराष्ट्र के पवार की बात पवार करें, मतलब पवार अजित साहब अब पवार। अजित पवार। शरद पवार के पास दो ही ऑप्शन है कि या तो अजित पवार के साथ मर्ज कर ले या कांग्रेस और अपने आप को मर्ज कर ले। अब शरद पवार इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाएंगे, अब वो देखना पड़ेगा कि वो अजित पवार के साथ जाते हैं या कांग्रेस में मर्ज करते हैं अपने आप को। उद्धव ठाकरे में जान बाकी बिल्कुल रहेगी, है? बिल्कुल। BMC। उद्धव ठाकरे खत्म नहीं होंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहेंगे वो। ये कोशिश तो खत्म करने की है सारी। उद्धव ठाकरे सिर्फ चोटिल हैं, उद्धव ठाकरे डेड नहीं है पॉलिटिकली, वो सिर्फ उनको चोट लगी है इस मैंडेट के क्यों? बाद। मतलब आपने पवार की लेगा, पवार मतलब अब अजीत पवार, पवार सोचिए ना तो कि- शिवसेना माने केवल ये शिवसेना क्यों नहीं? नहीं, ये कैडर के अंदर वो फीलिंग नहीं है। जैसे आज अगर उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल के आ जाएं और हिंदुत्व की राह पकड़ लें, तो फिर से उनका कैडर वैसे ही एनर्जाइज होगा। एक वोटर है उनके हिंदुत्व कैडर का के अंदर वोटर। समस्या सिर्फ वही है कि वो उधर कैसे चलेगा जो हमारी विचारधारा से एकदम मेल नहीं खाता। अन्यथा उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी किसी और मामले में खराब नहीं, जो क्रेडिबिलिटी खराब हुई है इस गठबंधन को लेकर कि ये क्या कर दिया। सबसे बड़ी सीटें 20 सीटें उन्हीं की आई है सर, सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं बीजेपी की से आई अलग है। हो गया, अकेले हो रहते कोई 20 समस्या नहीं सीटें थी, लेकर तभी आए एक पॉकेट में ये ठीक रहता लोग। तो बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ आने की कभी कोई गुंजाइश दिखती है? अभी मुश्किल है निश्चित तौर पे, और कम से कम लोकल बॉडी तक तो मुश्किल रहेगा, लेकिन एकदम से इसको आउटराइटली वो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। मतलब है ये दोनों वापस आ जाएं ऐसा चाहने वाले हाँ, हैं? बहुत सारे लोग, गंभीर लोग बहुत हैं। सारे दोनों लोग, तरफ, बहुत दोनों सारे तरफ। लोग, मतलब जैसे एक नाम लूंगा बाबा रामदेव, वो बिल्कुल वो दोनों तरफ के बिल्कुल ऐसे कई नाम हैं जो संघ बिल्कुल सबसे ज्यादा खुश ideology- होगा संघ, अगर उद्धव ठाकरे का ideologically संघ सबसे aligned ज्यादा है खुश साथ होगा, में। क्योंकि संघ हमेशा बाला साहब ठाकरे को बहुत सम्मान की नजर देखता है कि जिससे हिंदुत्व को इतना बड़े लेवल पर महाराष्ट्र के अंदर स्टेब्लिश किया और हमेशा संघ के साथ रहे, वो बीजेपी को सपोर्ट किया महाराष्ट्र के अंदर। तो संघ सबसे ज्यादा खुश होगा अगर उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, और भविष्य में संघ ये कोशिश भी करेगा कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी साथ में आए। तो ये भविष्य का एक सवाल फिर आपको लगता है 2029 में बीजेपी सारी 288 सीटें अकेली लड़ेगी? नहीं लड़ेगी गठबंधन के तहत, लेकिन इस तरीके से लड़ेगी कि मैंडेट उसका अपने अपने 200 दम पे तो है। लड़ेंगे। जैसे आपने 2014-2019 देखा ना कि दोनों में मैंडेट अपने दम पे था, तब भी गठबंधन के लोगों को महत्व दिया गया, सरकार में शामिल किया गया। 2029 में बीजेपी की प्लानिंग यही है कि मैंडेट अपने दम पे आए, गठबंधन भले ही रहे। और मतलब उस वक्त नाराज होने का भी मौका नहीं देंगे किसी को। नहीं तो नाराज नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। आप देखिए कल क्या होता है, कितने लोग शपथ लेते हैं। शिंदे साहब की शाम तो होने वाली होगी भाई, 7 बजने वाले हैं, तो अब तो बता देना चाहिए उनको। दिल्ली से फोन जाएगा एक, उसके बाद दिल्ली से फोन जाएगा, दिल्ली से फोन जाएगा। ठीक, वो खबर भी दे देंगे आपको। बहुत शुक्रिया देवेंद्र पराशर, बहुत शुक्रिया समीर जी आपका, बहुत शुक्रिया शांति जी आपका, बहुत धन्यवाद आपका।